Hi everyone, welcome back to Maths Guru. Today we are doing class 11th NCERT exemplar examples. As today we will discuss all the examples of chapter 1 sets of NCERT example. Now let's start with example number 1. Now सबसे पहले एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। हमें जो दोनों पार्ट दे रखे हैं इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहले फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है ए एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 एंड 2x माइनस 1 इज एन ओड नंबर। हमें ये दे रखा है कि जो x है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, x है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेस देन 10 है, और जब हम 2x माइनस 1 करेंगे वो एक ओड नंबर आएगा। जैसे पहले न्यूमेरिफाई करते हैं, जैसे 2x माइनस 1 हमें दे रखा है कि ओड नंबर आएगा। जैसे हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 आ जाएगी 2 की पावर 1 माइनस 1, जो कि आ जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे 2 की पावर 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो हमने यहाँ पे ये वेरीफाई कर लिया है कि अगर हम x की वैल्यू कुछ भी पुट करें वो 2x माइनस 1 हमेशा ओड के इक्वल ही रहेगा। जैसे कि 2 की पावर 2 ये इवन होता, अगर हमने इसमें से एक माइनस कर दिया, 2 की पावर x में से एक माइनस कर दिया, तो वो हमेशा ही एक ओड नंबर होगा, चाहे वो कितनी भी कुछ भी हो, कितनी भी वैल्यू हो। और हमें यहाँ पे ये दे रखा है कि वो जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है और लेस देन 10 है। तो लेस देन 10 की वैल्यू पुट करते हैं। जैसे कि लेस देन 10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही 9 नंबर है जो लेस देन 10 है। और जब हम इसको इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो ओड नंबर आएगा। और इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो इसके करली ब्रेसेस इज इक्वल टू। तो फर्स्ट पार्ट का रोस्टर फॉर्म हो गया ये वाला। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है सी एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और जो x है वो रियल नंबर है। जैसे कि हमें जो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 8 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना हमने छोटी क्लासेस में सीख लिया था। जैसे हम इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते वक्त जैसे ये -8 है और 7 है, और अगर हम 8 और 1 ले लें तो वो इनटू, जैसे 8 1 नहीं, अगर हम ये ले लें -1 और +8, अगर हम ये ले लें तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, इनको हम प्लस करेंगे तो +7 आ जाएगा, और यही हमारी नीड है। तो इसके मिडल टर्म स्प्लिटिंग के जो होंगे वो होगा 8x माइनस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ये -1x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई -8 और 1। तो ये जो आई है मिडल टर्म स्प्लिटिंग के आई है, और हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम उसको लिख देंगे c इज इक्वल टू करली ब्रेसिस -8 कोमा 1। ये इसकी रोस्टर फॉर्म होगी c की। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट थे और वो दोनों पार्ट हमने सोल्व कर दिए हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। एज क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो देखते हैं। एज क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स। हमें इन तीनों में से बताना ट्रू कौन सी है और फॉल्स कौन सी है। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 37 दे रखा, जो 37 है वो बिलोंग करता है x से, और x है दो ही पॉजिटिव फैक्टर है, बिलोंग नहीं करता। जैसे कोई प्राइम नंबर ले लो। प्राइम नंबर ये एक ऐसे नंबर है जिनके दो फैक्टर आते हैं, एक तो 1 आता है और एक वो खुद आता है, प्राइम नंबर आता है। जो प्राइम नंबर है वो खुद आता है। और 37 हमें दे रखा है कि 37 के 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। नॉट बिलोंग्स टू मतलब जो 37 और प्राइम नंबर नहीं है। और अगर हम चेक करें तो 37 के बस 2 ही फैक्टर आ रहे हैं, 1 और 37। इसका मतलब जो ये कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसके 2 ही पॉजिटिव प्राइम फैक्टर है 1 और 37, और ये जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। पर हमें दे रखा है कि जो 37 वो बिलोंग नहीं करता, तो जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी, और क्योंकि जो ये 37 है ये ऊपर वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है, पर हमें इसमें ये दे रखा है कि बिलोंग नहीं करता। समझे बात को। सेकंड को देखते हैं। सेकंड दे रखा है जो 28 है,
28 वो बिलोंग करता है इस सेट से। जो y है, y द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज 2y। जैसे यहाँ पे 28 को हम y लेट कर लेते हैं, ये y है यहाँ पे 28। अब y के जो फैक्टर्स का जो सम होगा ना, जो इसके जो फैक्टर्स आएंगे उसका जो सम होगा वो 2y के इक्वल आने चाहिए। इसको चेक करते हैं, ये आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। 28 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 28 का एक तो फैक्टर 1, एक 2, एक 4, 7, 14 और 28। यही इसके फैक्टर हैं, यही इसके सारे फैक्टर्स हैं जो आ रहे हैं। और अगर हम इसको प्लस करें, प्लस करते हैं, ये 28 2, ये हो गया 30, 14 7 7 4 13 15 और ये हो गया प्लस में 26 और ये हो गया 56। लेकिन सारे को प्लस करके 56 आ गया और हमें ये इसको 2y के इक्वल करना था। 2y यानी कि 2 इंटू 28 के इक्वल, 2 इंटू 28 56 होता है। तो जो ये हमारी कंडीशन है सेटिस्फाई होती है, तो जो 28 है वो बिलोंग करता है इससे। तो जो सेकंड वाली है वो हमारी एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब हम थर्ड वाली स्टेटमेंट चेक करते हैं कि थर्ड वाली में हमें क्या दे रखा है। थर्ड वाली स्टेटमेंट को पहले रीड करते हैं, वो क्या है। थर्ड वाली स्टेटमेंट है जो 7 वो बिलोंग करता है टी इज अ मल्टीपल ऑफ 37, यानी कि ये टी है। जो 7747 है ये टी के इक्वल है और ये मल्टीपल है 37 का। पहले हम इसका फैक्टर्स निकालते हैं 7747 के। एक तो 7 आ गया और 7 के बाद इसका और एक फैक्टर्स आ सकता है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 7747 को 7 से 1, फिर दोबारा 1 0 और ये 9 1109। और जो 1109 है ना, इस नंबर को चाहे हम कितनी बार भी स्प्लिट कर ले ये 37 के इक्वल नहीं आएगी। ये जो है वो 37 के इक्वल नहीं आएगी। तो हम इसका मतलब जो ये है 1109, ये 7477 ये कभी भी 37 का फैक्टर हो ही नहीं सकता। वो 37 इसका मल्टीपल हो ही नहीं सकता कभी भी। तो इसका मतलब जो ये हमारी थर्ड वाली स्टेटमेंट है ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नाउ लेट्स मूव टू एग्जाम्पल नंबर 3। एज एग्जाम्पल नंबर 3 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से समझेंगे। हमें दे रखा है कि x और y सबसेट है ऑफ यूनिवर्सल सेट u। हमें शो करना है कि जो x है, पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। x है वो सबसेट है x यूनियन y का, x सबसेट है x यूनियन y का। जैसे अगर हम x यूनियन y ले लें, x यूनियन y ले लें, x यूनियन y में वो x के एलिमेंट्स भी होंगे सारे और y के भी होंगे, क्योंकि x और y के सारे एलिमेंट्स को मिला के ही x यूनियन y बनता है। तो हम ये अगर हम ये लिख देंगे तो कोई गलत नहीं कह सकता। जो x यूनियन y है इसमें जो होगा x बिलोंग्स टू x एंड और ये दोनों स्टेटमेंट हैं, और x बिलोंग्स टू y। हम ये कह सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा क्योंकि जो ये दोनों के एलिमेंट्स इसमें आएंगे क्योंकि x यूनियन y है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो x है वो बिलोंग करता है y से। अगर x y से बिलोंग करता है तो जो x है वो बिलोंग करेगा x यूनियन y से भी, क्योंकि x यूनियन y के सारे सबसेट एलिमेंट इनमें भी आ रहे हैं। तो अगर हम x y से बिलोंग कर रहा है और x यूनियन y से बिलोंग कर रहा है तो हम इससे लिख सकते हैं जो y है वो सबसेट है x यूनियन y का, क्योंकि अगर x एक एलिमेंट वो इसमें भी आ रहा है और वो इसमें भी आ रहा है और ये बड़ा है, तो हम इससे ये लिख सकते हैं कि जो ये वाला है ये सबसेट होगा इसका। तो इससे हमारा फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव होता है कि जो x है वो सबसेट है x यूनियन y का। x जो सबसेट है वो x यूनियन y का, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब नाउ हम अब पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या दे रखा है हमें। पार्ट नंबर 2 में हमें x इंटरसेक्शन y को सबसेट प्रूव करना x का।
एक्स, ये एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी कि इसमें एक्स और वाई के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, यानी जो एलिमेंट्स एक्स में आएंगे और वाई में आएंगे वो इसमें भी आएंगे। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, जो ये नहीं, इसको ये रेज करते हैं, तो हम इसको भी लिख सकते हैं कि जो x यूनियन y है इसमें x बिलोंग्स टू x एंड इसमें एंड है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी आएगा, और ये इसके इक्वल है। और अगर हम अब लिखते हैं कि अगर x है वो बिलोंग करता है x यूनियन y से, तो x है वो बिलोंग करेगा x से भी, क्योंकि ध्यान से देखो अगर कोई एलिमेंट x यूनियन इंटरसेक्शन y में आ रहा है तो वो एलिमेंट x में पक्का आएगा, क्योंकि x का ही एलिमेंट x यूनियन x इंटरसेक्शन y में आते हैं। जब x और y में कॉमन कोई एलिमेंट होगा वो ही आएगा हमारा इसमें x इंटरसेक्शन y में। तो x इंटरसेक्शन y अगर x से बिलोंग कर रहा है तो जो x है वो भी श्योरली x से ही बिलोंग करेगा। तो जो ये दोनों कंडीशन हमें दे रखी है इससे हम ये लिख सकते हैं कि जो x यूनियन y है वो एक सबसेट है x का, क्योंकि जो x यूनियन y में आएगा वो श्योरली पक्का x में भी आएगा, क्योंकि x का कॉमन, x और y का कॉमन एलिमेंट ही इसमें आता है। समझे बात को? तो हमने इससे ये वाला कंडीशन भी प्रूव कर दी कि जो x इंटरसेक्शन y है वो एक सबसेट है x का। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया, डाउट लग रहा है, क्या उसको इजी मेथड दे करना है, तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं उसकी अगर कोई इजी मेथड होगा उससे तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, नहीं फिर आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा कि इसका वही आंसर है, और मैं एक पेज पे उसका ये दोबारा एक्सप्लेन करके वो वाला पार्ट आपको जल्द से जल्द ज़रूर सेंड कर दूंगा। ओके, अब थर्ड वाला पार्ट चेक करते हैं। थर्ड वाला पार्ट हमें क्या कह रहा है, हमारे यहाँ तक सेकंड पार्ट हो चुके हैं। थर्ड वाले पार्ट में हमें दे रखा है कि जो x है वो सबसेट है y का, और हमें प्रूव करना है x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू x है, x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू x है। ओके, हम लेट कर लेते हैं x है वो x में बिलोंग कर रहा है, और हमें दे रखा है कि x y का सबसेट है, तो जो x है वो y में भी बिलोंग करेगा, y में भी बिलोंग करेगा, और अगर वो दोनों में बिलोंग कर रहा है तो जो x है वो बिलोंग करेगा x यूनियन y से भी, है ना, x यूनियन y से भी बिलोंग करेगा, समझ रहे हो बात को? जैसे ये इससे बिलोंग करेगा, ये एक कंडीशन है, इसको हम अलग रख देते हैं, और हमने ऊपर ही प्रूव किया है, या ऊपर प्रूव नहीं किया है कि जो x है x यूनियन y एक सबसेट है x का, x यूनियन y x का सबसेट है। तो हम इन दोनों कंडीशन से ये लिख सकते हैं कि जो x यूनियन y है वो x के इक्वल है, क्योंकि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। बिलोंग टू का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सबसेट का साइन, ये गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा जो x है वो सबसेट है x इंटरसेक्शन y का, और जो x इंटरसेक्शन y है वो एक सबसेट है x का। समझ बात को? ये इसके इक्वल है। आपको पेपर में ऐसे लिखना कि हमने पहले क्वेश्चन प्रूव कर दिया, ये आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। मैंने तो यहाँ पे इसलिए प्रूव नहीं किया क्योंकि मैंने अभी सेकंड वाला पार्ट है उसको प्रूव किया है, और ये जो ये वाला पार्ट है ये एक्स सबसेट है एक्स इंटरसेक्शन वाला, ये हमने प्रूव कर दिया। आपको पेपर में दोनों प्रूव करके दिखाने होंगे, जब भी आप लिख सकते हो। इसको अगर हम 1 ले लें और इसको अगर हम 2 ले लें, फिर आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड सेकेंड, फिर आप ये लिख सकते हो ये वाली कंडीशन पक्का। ओके, यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 हमें क्या कह रहा है? एज एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें n दे रखा है, जो कि दे रखा है 1 2 3 से लेके 100 तक दे रखा है। हमें देन ये दोनों पार्ट्स प्रूव करना, सबसेट लिखने ए के, और वो एलिमेंट हैं n में जो ओड, यानी ए वो ये एलिमेंट होंगे जो ओड होंगे 1 3 5 सोम टू 99, ये होंगे एक एलिमेंट से, ये ओड एलिमेंट्स हैं इस टेबल में।
ओके। और सेकंड वाले में हमें दे रखा है कि वो एलिमेंट आएंगे जो x+2 का आंसर होगा, यानी x+2 को जो रिप्रेजेंट करेगा, और x है वो एक नेचुरल नंबर है। जैसे अगर हमने x को 1 ले लिया तो जो x+2 है वो हमारा 3 आएगा, तो पहला जो हमारा एलिमेंट आएगा ना वो 3 आएगा। x को 2 ले लिया तो 2 + 2 = 4, तो हमारा सेकंड 4 आ जाएगा। और लास्ट एलिमेंट हमारा है ये वाला, लास्ट एलिमेंट हमारा है 100। तो ऐसे नहीं हम 100 को ले लेंगे, 100 + 2 = 102, ये तो इस n सेट से ही बाहर आ जाएगा। और वो x है जो n से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर ये n से बिलोंग कर रहा है, तो जो ये नंबर है ये n के अंदर आना चाहिए। तो लास्ट जो नंबर लेंगे वो होगा 98 + 2 = 100, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं सोन टू 100। तो जो b के एलिमेंट्स जो होंगे वो होंगे 3 से लेके 3 4 उससे लेके लास्ट 100 तक होंगे। ओके, यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 हमें क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें एक ई सेट दे रखा है जो कि है 2 4 6 8 एंड 10। अगर n रिप्रेजेंट कर रहा है मेंबर्स ई के, देन हमें सेट्स लिखने हैं कंटेनिंग और नंबर जो रिप्रेजेंट कर रहा है n+1। n+1 यानी कि अगर हमें और नंबर रिप्रेजेंटेड, अगर हम करें n+1, पहला पार्ट हम देख लेते हैं। हमें दे रखा है n+1। n+1 क्या आएगा? जैसे कि जो है x है, x यहाँ पे दे रखा है, x है वो n+1 है, और जो n है वो e से बिलोंग कर रहा है। तो जो हम n की वैल्यू है ना बस वो ही ले सकते हैं जो e में दे रखी है, जो ई में दे रखी है। तो पहले हम n की वैल्यू ले लेते हैं 2। पहले अगर हम n की वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2 + 1 = 3। दूसरी 4 ले लेंगे तो वो आ जाएगा 5, 6 ले लेंगे 7, 8 ले लेंगे 9, 10 ले लेंगे 11। तो जो नए एलिमेंट्स होंगे ना n+1 के, n+1 के नए एलिमेंट्स होंगे वो होगा 3, 5, 7, 9 एंड 11। क्योंकि जो ये सारे हैं ना यही n+1 कंडीशन जो है वो पूरी सेटिस्फाई कर रहे हैं। n प्लस का दे रखा है जो n है वो बिलोंग कर रहा है ई सेट से, जो हमें यहाँ पे ई सेट पहले दे रखा है उससे बिलोंग कर रहा है। और सेकंड पार्ट n² भी ऐसे करना है, n की जो वैल्यू है 2 इनके स्क्वायर करते रहो वो बी सेट हो जाएगा। बी सेट के एलिमेंट 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 एंड 10 का स्क्वायर 100। ये इसके आंसर हो जाएंगे या फिर एलिमेंट्स हो जाएंगे जो कि बी सेट में आएंगे। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन एग्जाम्पल 5 भी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या करता है हमें वो देखते हैं। हमें x दे रखा है 1 2 3 4 5 6। हमें n रिप्रेजेंट करना है एनी मेंबर ऑफ x एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेट्स। ये थोड़ा क्वेश्चन मिसिंग है यहाँ पे, इसमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं हमें वो भी करना है। जैसे कि पहला पार्ट दे रखा है n बिलोंग्स टू x, बट जो 2n है ना वो x के इक्वल नहीं आना चाहिए। पहली कंडीशन हमें ये दे रखी है, तो इसको सेटिस्फाई करते हुए हम आंसर लिखते हैं। इसको सेटिस्फाई करते हुए हम आंसर लिखते हैं तो वो आएगा जो n है वो x से करार, अगर हम 2n लेंगे तो वो x के इक्वल नहीं आनी चाहिए। जैसे अगर हम 4 ले लें और 4 का हम स्क्वायर कर दें जो कि 8 है, वो x के इक्वल नहीं आ रही, मतलब कि जो है वो x में नहीं आ रही, तो हम ये वाला लिख सकते हैं 4। हमें वही नंबर लिखने हैं जिसका अगर हम ट्वाइस कर दें वो x में नहीं आना चाहिए। वो 4 है, एक है 4 है और 5 है और 6 है। अगर हम 3 ले लेंगे 3 × 2 6, और जो 6 है वो इसमें आ रहा है। 2 ले लेंगे 2 × 2 4 जो इसमें आ रहा है। 1 ले लेंगे 1 × 2 = 2 जो इसमें आ रहा है। इसलिए जो ये है ये बस यही एलिमेंट्स होंगे, और इसको हम लिख देते हैं ए के इक्वल। और सेकंड पार्ट हमें दे रखा है n+5 = 8। एक ही कंडीशन पे सेटिस्फाई सकता है, n = 8 - 5, n = 3। तो इसका मतलब जो b है वो ओनली 3 होगा। b में जो एलिमेंट आएगा वो बस 3 आएगा।
और जो हमारा थर्ड है जो n ही n इज ग्रेटर, n जो है वो ग्रेटर देन 4 है। अगर n 4 से ग्रेटर है, n 4 से ग्रेटर दो ही नंबर है 5 और 6, तो जो हमारा C सबसेट होगा उसमें एलिमेंट्स आएंगे 5 और ओनली 6। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू एग्जाम्पल नंबर 7। एज एग्जाम्पल नंबर 7 हमें क्या कहता है वो चेक करते हैं हम एक बार। एज एग्जाम्पल नंबर 7, draw the Venn diagrams to illustrate the following relationship among sets E, M, U, where E is set of students studying English in class, M is set of students studying maths in school, and U is set of all students in that school। हमें दे रखा है जो E है वो जो E है वो सेट है जो बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं स्कूल में, M सेट है जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, और U एक सेट है सभी स्टूडेंट्स का। यानी U एक यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें वो बच्चे भी आ रहे हैं जो मैथ्स पढ़ रहे हैं और वो बच्चे भी आ रहे हैं जो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। तो इनके वेन डायग्राम्स बनाने से पहले वाली कंडीशन देखते हैं। पहले वाली कंडीशन में दे रखा है हमें वेन डायग्राम बनाना उन स्टूडेंट्स का जो मैथ्स स्टडी करते हैं और इंग्लिश स्टडी करते हैं, बट कुछ स्टूडेंट है जो इंग्लिश स्टडी करते पर मैथ स्टडी नहीं करते। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि कई बच्चे और सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मैथ्स और इंग्लिश पढ़ते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ते पर मैथ्स नहीं पढ़ते। यानी जो इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हैं उन वो ज़्यादा हैं मैथ्स पढ़ने वाले बच्चों से, पर जो मैथ्स पढ़ते हैं वो इंग्लिश भी पक्का पढ़ते हैं। तो इसका हम वेन डायग्राम ऐसे बना सकते हैं। इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हम रेक्टेंगल फर्स्ट वी टेक ए ऐसे, तो उसके जो इसका वेन डायग्राम बनाएंगे जैसे ये तो यूनिवर्सल सेट होगा सभी बच्चों का, हम इसके अंदर भी एक ले लेते हैं। जैसे कि एक ही हमने सर्कल ले लिया बड़ा और एक ये सर्कल ले लिया छोटा, ये हो गया इंग्लिश वालों का और ये हो गया मैथ्स वालों का। तो अगर हमने ये वेन डायग्राम बनाना तो इसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो ये वाला सर्कल है वो उन बच्चों का जो मैथ्स नहीं पढ़ रहे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये वाला सर्कल उन बच्चों का जो मैथ्स से पढ़ रहे इंग्लिश से पढ़ रहे हैं। समझे बात को ये? ठीक है। और अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला में दे रखा है कोई स्टूडेंट, देर इज़ नो स्टूडेंट हु स्टडी बोथ मैथ एंड इंग्लिश। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो दोनों मैथ्स भी पढ़ता है और इंग्लिश भी पढ़ता है। यानी अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं आएगा। हम इसका बनाते हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट हमें दे रखा है ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हो गया एक एक और ये हो गया एक, ये हो गया ई का, ये हो गया एम का। ये बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, ये बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं और ये वाले बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ते। और हमें ये दे रखा है कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो इंग्लिश ही पढ़ता है और मैथ ही पढ़ता है, यानी इनका इंटरसेक्शन नहीं आएगा। तो ये बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, ये मैथ्स पढ़ते हैं। ओके, अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन दे रखे हैं सम ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथ्स बट इंग्लिश नहीं पढ़ते, सम स्टडी इंग्लिश बट मैथ्स नहीं पढ़ते, एंड सम स्टडी बोथ। कई बच्चे हैं जो मैथ्स पढ़ते इंग्लिश नहीं पढ़ते, कई बच्चे हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं मैथ्स नहीं पढ़ते, और कई बच्चे दोनों पढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारा होगा ना जो पॉपुलर देख रखा है ना वेन डायग्राम है वो बनेगा, जो हम हर जगह मैक्सिमम देख ही लेते हैं। तो इसमें हमारा बनेगा एक ये सर्कल ऐसे और एक ये बन जाएगा ऐसे, ये यूनिवर्सल सेट, ये हो गया इंग्लिश वालों का, ये हो गया मैथ्स वालों का। इनमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जो ये वाले बच्चे हैं, ये वाले बच्चे ये इंग्लिश पढ़ते मैथ नहीं पढ़ते, जो ये वाले बच्चे हैं वो मैथ्स पढ़ते इंग्लिश नहीं पढ़ते, और जो ये कॉमन पार्ट है ना ये वाला, ये बच्चे इंग्लिश भी पढ़ते हैं और मैथ्स भी पढ़ते हैं। ये वाली सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में क्या दे रखा है, नॉट ऑल स्टूडेंट स्टडी मैथ, सारे बच्चे मैथ्स नहीं पढ़ते, पर एवरी स्टूडेंट स्टडिंग इंग्लिश स्टडी मैथ। ये हर बच्चा जो इंग्लिश पढ़ता है ना वो मैथ्स पढ़ता ही पढ़ता है। तो जो ये यहाँ पे ये वाला वेन डायग्राम है ना वो भी ये वो वाला वेन डायग्राम भी सेम आ जाएगा, पर इसमें बड़ा सेट मैथ इंग्लिश का था, इसमें जो बड़ा सेट हो जाएगा वो मैथ्स का हो जाएगा और छोटा इंग्लिश का हो जाएगा। ये यूनिवर्सल सेट, क्योंकि सभी बच्चे मैथ्स नहीं पढ़ते, तो जो ये वाले बच्चे हैं वो मैथ्स नहीं पढ़ते
पर जो इंग्लिश पढ़ता है वो मैथ्स भी पढ़ता है। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, जो ये वाले इंग्लिश वाले बच्चे, वो मैथ्स भी पढ़ते हैं। इंग्लिश का जो है सर्कल है वो मैथ्स के अंदर आ रहा है, यानी जो मैथ्स पढ़ता है इंग्लिश तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, और जो इंग्लिश पढ़ता है वो मैथ पढ़ेगा ही पढ़ेगा। हमारे यहाँ पे चारों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो एग्जाम्पल नंबर 7 के हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ मूव किया जाए। एग्जाम्पल नंबर 8 हमें क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 8 को हम सोल्व करते हैं। हम ये ले लेते हैं ये वाला गोल चार्ट। फॉर ऑल सेट्स ए बी सी कोई सेट है 3, और हमें बताना है कि जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के। हमें इसको जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को। एक मिनट, ओके पहले हम 3 सेट्स ले लेते हैं। ए को हम ले लेते हैं 1 2 और 3, और बी को हम ले लेते हैं 2 3 और 5, और हम सी को ले लेते हैं 3 4 3 6। ये ले लिया। अब हम पहले निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और ए और बी में कॉमन क्या है? ए और बी में कॉमन आ रहा है 2 और 3, और हम फिर ले लेते हैं बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या रहा? कंबाइन कर द एलिमेंट्स, वो आ गया 2 3 4 5 6। अब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। पहले हम ले लेते हैं एल एच एस इस साइड। एल एच एस में हमें जो दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल लिया 2 3 है, इसका हमें यूनियन लेना है सी के साथ। तो सी के एलिमेंट्स भी इसमें जोड़ दो, जो कि आ जाएंगे 2 3 4 और 6, ये आ गया। और अब हम आर एच एस ले लेते हैं। आर एच एस में हमने बी यूनियन सी ले लिया था। अब हमें ए इंटरसेक्शन लेना बी यूनियन सी के साथ 2 3 4 5 6। अब ए में इसमें कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? ए में इसके कॉमन पार्ट आ रहे हैं 2 और 3, तो जो हमारा आर एच एस है वो ये इसके इक्वल आ गया, और हमारा एल एच एस इसके इक्वल आ गया। और हमारा जो एल एच एस है वो आर एच एस के इक्वल नहीं है, तो ये जो ये है ये नो हो जाएगा, ये इसके इक्वल नहीं है। ओके, यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 भी पूरा होता है। नाउ लेट्स मूव टू एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 हमें क्या कहता है वो चेक करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमें प्रॉपर्टी यूज करते हुए प्रूव करना है कि जो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी ए माइनस बी के इक्वल है। ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी ए माइनस बी के इक्वल है। जैसे कि हमने कुछ 1-2 वीडियो पहले ये सीखा था कि जो हमारा ए माइनस बी है वो इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। अगर आपको ये नहीं पता हो तो मैंने 1-2 दिन पहले एक शॉर्ट्स डाले थे जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। उसमें तो ये साइड से नहीं था, उसमें नहीं था, पर कोई एक वीडियो थी उसमें था। पर मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ वेन डायग्राम की मदद से। अगर हम ये 2 सेट लें, ये हो गया ए और बी, तो हमारा ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी होगा ये वाला पार्ट होगा। और अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लें, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट होगा बी वाले सेट को छोड़ के सारा, ये सारा है ये सारा, और जो हमारा ए होगा ये वाला पार्ट, और इसमें जो कॉमन होगा वो बस यही वाला पार्ट होगा। ये ए में भी आ रहा है और उसमें भी आ रहा है, तो जो ए ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये हो गया ए माइनस बी। इसका मतलब दोनों जो हैं वो इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं एज ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर ये 5 नंबर में है ना, तो आप जो ये वाली स्टेटमेंट है इसको प्रूव कराना, कोई नंबर काट ही नहीं सकता फिर आपका। तो जो ये जो स्टेटमेंट है ये ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये ए माइनस बी के थोड़ा थोड़ा सिंबलाइज कर रहा है हमें, ये है नहीं, मतलब ये मत करना, ये ए है ये माइनस, और जो ये पूरा ये बी है, तो हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए, ऐसे लिख सकते हैं। और अब डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था हमने, बाय डी मॉर्गन्स लॉ हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए। अगर हम अब इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, उसके इक्वल आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसके इक्वल आ जाएगा। और अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के इसको ओपन करते हैं, ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए और ए इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन जो होता है वो होता है फाई होता है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसका यूनियन लेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो वो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। और हमने ऊपर प्रूव किया था कि जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है ये है ए माइनस बी के इक्वल, और हमारा जो आर एच एस है वो भी ए माइनस बी है, तो हमारा जो एल एच एस है वो आ गया आर एच एस के इक्वल। तो हमने ये हैंस प्रूव कर दिया ये वाला पार्ट। आप ये आपको ना सभी, जब मैं भी था ना मुझे भी यहाँ पे बहुत डाउट आता था जब मैं किसी वीडियो में समझता था कि जो एकदम अचानक से ये वाला है जो ये ए माइनस बी, इसको ये कैसे लिख दिया इन्होंने जो ये दे रखा है, पर ये इन्होंने इसका नहीं लिखा हुआ, ये इसका लिखते हैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी का, ये ए है ये माइनस और ये पूरा बी सेट ले लेते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, वो होता है उसके इक्वल। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू एग्जाम्पल नंबर 10 एंड जहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। एज एग्जाम्पल नंबर 10 करने के दो हैं, एक तो जो बुक में दे रखा है, एक जो मैंने इन्वेंट करा है। बुक वाला बुक में से देख के भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे जो मैंने बनाया वो वाला करूँगी, वो बहुत ईजी है ना। तो जैसे हमें दे रखा है ए बी सी कोई भी 3 सेट है, तो ए बी सी कोई सेट ले लेते हैं। जैसे मैंने ए ले लिया 1 2 3 और 4, बी को ले लिया मैंने 2 और 4, बी को ले लिया 2 4, सी को ले लिया 1 3 और 5। अब हम निकालते हैं ए माइनस बी। एज ए माइनस बी आ जाएगा 1 और 3, क्योंकि इसमें 2 और 4 हटा दो हैं, और सी माइनस बी आ जाएगा 1 3 5। अब ये ए माइनस बी सी माइनस बी कैसे आई तो समझाने जरूरत नहीं, क्योंकि अब एग्जाम्पलर पे आ चुके चैप्टर नंबर 1 सेट्स की। अब तक ये वाली चीज़ तो आपको क्लियर हो ही गई, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले जो कि हमें ऊपर दे रखा है, वो आ जाएगा 1,3 के इक्वल, वो 1,3 इक्वल आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन 1 और 3 है। और अगर हम अब ले ए इंटरसेक्शन सी, और ए और सी में कॉमन आ रहा है 1 और 3, ये आ रहा है। अगर हम इसका माइनस बी के साथ करें, यानी कि 1 3 माइनस 1 3 बी तो 2 और 4 है, सॉरी बी के साथ करें जो कि है 2,4, तो इसमें 2 और 4 इसमें नहीं आ रहे, तो जो हमारा होगा ये इंटरसेक्शन सी माइनस बी वो आ जाएगा 1,3 के इक्वल ही आ गया ये भी। और ये जो हमारा ऊपर वाला था ये भी 3 के इक्वल है, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारी LHS है ये हमारी है LHS, और ये है हमारी RHS। तो हमारी जो LHS है वो एक RHS के इक्वल है, और हमारा क्वेश्चन जो है वो हैंस प्रूव्ड है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यस जो ये वाला है वो इसके इक्वल आ गया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 हमें क्या कहता है, अब वो चेक करते हैं हम। एज एग्जाम्पल नंबर 11 में हमें कहा गया है कि ए बी सी कोई 3 सेट है, हमें शो करना है कि जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के, ये हमें इसके इक्वल प्रूव करना, ठीक है। तो हम अगर इसके इक्वल प्रूव करना, इसको हम वैसे ही लेके देख लेते 3 सेट से। जैसे ए ले लिया हमने 1 2 3, हमने बी ले लिया 2 3 4, और हमने सी जो है वो ले लिया 3 4 5, ये ले लिया, ये है जो 2 है। तो अब हम निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी हमारा आ गया 3,4 के इक्वल। अगर हम अब इसका ए यूनियन कर दें 3 इंटरसेक्शन 4 के साथ, तो वो आ जाएगा 1 2 3 और 4 के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3 4 के इक्वल। और अगर हम करें अब ए यूनियन बी, अगर हम ए यूनियन बी करें तो वो आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ जाएगा। और अगर हम करें अब बी यूनियन सी करें हम, तो वो आ जाएगा 2 3 4 5, ये 2 3 4 5 आ गया, जो ये है ये 2 3 4 5 आ गया बी यूनियन सी नहीं, यहाँ पे हमें ए यूनियन सी लेना, थोड़ी मिस्टेक हो गई।
हमें यहाँ पे लेना था ए यूनियन सी। एज ए यूनियन सी क्या आ जाएगा, ए के एलिमेंट्स और सी के एलिमेंट्स जो आ गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और अब हमें इन दोनों कॉमन एलिमेंट्स लेने, इनका इंटरसेक्शन लेना, जो कि है 1 2 3 और 4 के इक्वल। यानी जो हमारा ये ऊपर वाला पार्ट है ये इसके इक्वल है, और जो हमारा आंसर है वो हेंस प्रूव्ड आ गया। ये है LHS, ये है RHS। और अब हम लिख सकते हैं कि जो LHS है वो इक्वल है RHS के इक्वल है। पेपर में भी आप ये वाला अगर आप ऐसे सोल्व करके बनो तो मैडम आपका एक नंबर भी नहीं काट सकती है, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, क्योंकि ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जैसे वो है। वो थोड़े है उन्होंने x बिलोंग टू ए, x बिलोंग टू बी, ऐसे कर करके कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ये जो ये वाले मेथड है ना ये बहुत इजी हो जाते हैं करने। सीधे एग्जांपल लो 3, पुट करो वैल्यू और यस या नो, हैंस प्रूव्ड इक्वल कर दो। ये मुझे बहुत आसान लगते हैं इसलिए मैं यही करवाता हूँ मैक्सिमम टाइम्स। एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कहता है, एज जो एग्जाम्पल नंबर 12 है ये तो हमें वही ऐसे ही ले करना पड़ेगा जो x बिलोंग्स टू x, क्योंकि हमें इसमें प्रूव करना है जो s है वो सबसेट है p का। ठीक है, इसको हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव से प्रूव करेंगे। इससे करेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव से प्रूव करेंगे। जैसे कि जो p है वो सेट p दे रखा है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। देख जैसे अगर हमारा x जो है वो s से बिलोंग करता है तो जो x है वो हमारा p से भी बिलोंग करेगा, है ना, p से भी बिलोंग करेगा। और अगर हमारा x s से बिलोंग नहीं कर रहा तो जो हमारा x है वो p से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि जो p है वो सेट है प्राइम नंबर्स का, और जो s है वो t2-1 प्राइम है। 2t-1 ये ऑलवेज प्राइम होगा, 2 की पावर कुछ भी लगा लो उसमें, अगर हम -1 करेंगे तो हमेशा ओड नंबर आता है, 2t-1। ओके, जैसे कि t को हम 1 लेते हैं, 1 ले लिया, जैसे हमने ऑल प्राइम नंबर आ जाता है 2 3 5, ये प्राइम नंबर आते हैं जो कि p सेट में आएंगे सोन 2। पर जब p में s में है ना वो 2 नहीं आएगा, s में 2 नहीं आएगा। तो जैसे कि अगर हम t की वैल्यू 1 ले लें, t की वैल्यू अगर हमने 1 ली तो वो क्या आ जाएगा 2-1 = 1। और अगर हमने t की वैल्यू 2 ली तो वो आ जाएगा 4-1 = 3, यानी 2 मिसिंग है, और 2 जो है वो प्राइम नंबर होता है। यानी जो s में एलिमेंट्स हैं वो p से कम है, तो जो s होगा वो एक सबसेट होगा p का। अब हमें यही वाली चीज़ प्रूव करनी है मैथमेटिकली। अब हम उसको प्रूव करते हैं मैथमेटिकली, ये कैसे प्रूव होएगी। जैसे समझ तो लिया हमने कि ये इसका सबसेट होगा, पर हमें मैथमेटिक अगर आपको ना आता हो ना पेपर में समझ में, आप इतना भी लिखा हो मैडम कुछ ना कुछ नंबर दे ही देगी, 0 से भला 2 नंबर भी सही। ठीक है, तो अगर हम पुट करेंगे, प्रूव करेंगे कि जो x है वो s का बिलोंग नहीं करता तो x p से बिलोंग भी नहीं करेगा। ठीक है, अगर जो p है ना वो सेट है प्राइम नंबर्स का, सेट प्राइम नंबर्स का है, तो जो x है वो बिलोंग नहीं करेगा p से जब x है वो कॉम्पोजिट नंबर का सेट हो जाएगा। x जो है कॉम्पोजिट नंबर का सेट होगा, क्योंकि जो p दे रखा वो प्राइम नंबर है। अगर यहाँ पे प्राइम नंबर होता तो x p में आता, x p में नहीं आ रहा क्योंकि जो कॉम्पोजिट नंबर दे रखा है हमें आगे, और जो हमें ये दे रखा है 2t-1, इसको हम m ले लेते हैं। m यहाँ पे प्राइम नंबर हो गया तो 2t = m-1 ये आ गया। और ये जब भी एक प्रूव हो सकता है जब जो t की वैल्यू है 4 आए, बिकॉज जो 2 की पावर 4 16 आता है, 16 आता है। और एक ये m+1 15+1 ही 16 के इक्वल आता है। और ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो 1 में प्लस हो जाए और 16 आ जाए। 15 एक प्राइम नंबर नहीं है, 16 एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो x है वो बिलोंग नहीं करेगा s से भी, x से बिलोंग नहीं करेगा, और x p से बिलोंग नहीं कर रहा। तो हम इससे लिख सकते हैं जो s है वो एक सबसेट होगा p का।
तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं जो x है वो सबसेट होगा p का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये तो टिपिकल क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को 1-2 बार देखो, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। रिवाइंड करके देखो, आ जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 13 करते हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। एज ये थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, थोड़ा टिपिकल है। हमें दे रखे हैं 15 स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन दे रहे हैं मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ईच ऑफ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो ये है M यूनियन P यूनियन C इज इक्वल टू 50। M मैथमेटिक्स के मार्क्स, P फिजिक्स के मार्क्स, C केमिस्ट्री के मार्क्स। तो जो टोटल मार्क्स होंगे वो इन तीनों कॉम्बिनेशन होगी, तीनों के मार्क्स 50 के इक्वल है। और क्राइटेरिया क्या है कि जो है उसके मैथ्स में नंबर आए हैं 37, उसके फिजिक्स में नंबर आए हैं 24 और उसके केमिस्ट्री में नंबर आए हैं 43। और हमें दे रखा है जो नंबर है मैथ्स और फिजिक्स में कॉमन वो ग्रेटर देन इक्वल टू 19 है, जो हमने यहाँ पे करा एटलीस्ट 90 मार्क्स पास मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों में, 29 मैथ्स केमिस्ट्री में। तो जो हमें दे रखा है मैथ्स और केमिस्ट्री में 29 और 20 फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ये आ गया फिजिक्स और केमिस्ट्री में 20 होना चाहिए। समझ गए बात को। ये जो हमारी सारी चीज़ें हैं ये हमें दे रखी हैं गिवन, ये लिख लिया आपने। अब हम लिख देते हैं जो हमें प्रूव क्या करना है इसमें, हमें इसमें निकालना क्या है, क्या निकालना है वो देखते हैं। इसमें हमें अब निकालना है लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर जो उसका चाहिए कि वो पास हो जाए 3 एग्जामिनेशन में। तो अगर हम लिख लेंगे M यूनियन P यूनियन C, टोटल मार्क्स हो गए वो इक्वल होंगे नंबर मैथ्स में प्लस नंबर फिजिक्स में प्लस नंबर केमिस्ट्री में। और जो उसने एटलीस्ट इतने मार्क्स दोनों में लिए उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, जब भी तो वो इसके इक्वल होंगे तीनों नंबर्स के। तो अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर दें नंबर इन मैथ इंटरसेक्शन P माइनस N मैथ इंटरसेक्शन C माइनस N P इंटरसेक्शन C। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, जो कि है 37 प्लस 24 प्लस 43 माइनस 19 माइनस 29 माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 आना चाहिए ये। और जो ये है अगर हम इन दोनों सबको कर दें सोल्व तो 36 आ गया। तो जो हमारा नंबर ऑफ मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री ग्रेटर देन इक्वल टू 50 माइनस 36 आना चाहिए। तो जो हमारा मैथ्स में मार्क्स इन तीनों में मार्क्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 14। अगर तीनों में मार्क्स उसके 14 आ गए तो वो जो तीनों एग्जामिनेशन है उनमें पास हो जाएगा, ये उसका क्राइटेरिया हो सकता है। यहाँ पे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होते